तो आज हम बात करने वाले हैं। देखो दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर तक क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होती है। लास्ट दो टॉपिक हमने अच्छे से कवर किए थे। तो चलिए फिर लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं कि जो बचे हुए टॉपिक थे कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होती है। मैनी मैनी आर टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज टू, देखो जैसे पहली बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जैसे उसने हेडिंग लिख रखा है कि आपने कोई मेजरमेंट किया और उसमें अनसर्टेनिटी आ गई, तो उसके बारे में डिफाइन किया। हेडिंग से ही पता चल रहा है कि भैया किसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी का होना ही इस चीज में दिखाया गया। तो उसने कहा कि मैनी आर टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डेटा एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कई बार जब केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम कई बार एक्सपेरिमेंटल डेटा को भी लेते हैं, उनकी भी स्टडी करनी पड़ती है, और हमें थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। दीज आर देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट द डेटा रियलिस्टिकली विथ सर्टेनिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल। दीज आइडियाज आर डिस्कस्ड इन बिलो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जब ऐसा करते हैं ना कि मान के चलो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया या फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की, तो उसमें क्या होता है कई बार गलतियां आ जाती हैं, एग्जैक्ट वही वैल्यू ऑप्टेन नहीं होती। तो इनको हम एग्जैक्ट बनाने के लिए या हम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस को ऑप्टेन करने के लिए कुछ तरीके हैं जिनका यूज करते हैं कन्वीनियंटली, मतलब सहूलियत की तरीके से। जैसे उनमें से पहला आता है आपका साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या बतलाता है कि एज केमिस्ट्री इन द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स। तो उन्होंने सीधा सीधा बताया है कि एटम्स जो होते हैं, केमिस्ट्री की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कई सारे, जिनके मासेस जो होते हैं एक्सट्रीमली लो मासेस, मतलब बहुत कम मास होता है, हम जानते भी हैं। एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। अब जब मास कम होगा तो कई सारे नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, संख्या ज्यादा होगी, मास कम है उनका। आर केमिस्ट हैज टू डील विद नंबर्स एज लार्ज एज। तो इस प्रकार से इस तो जब नंबर ज्यादा होता है तो जो केमिस्ट होता है उनको कई सारी दिक्कतें आती है, मतलब कि उन्हें कई एक लार्ज नंबर से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि ये देखिए आप 602 से 200 इतने जीरो जीरो लगे हुए हैं फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, या एज स्मॉल एज इतना जीरो, इतनी जीरो लगने के बाद 166 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो उन्होंने बताया कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो उसमें इतने नंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं अगर उसमें मिनिमम जो संख्या होगी, एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें अगर देखें ग्राम के रूप में मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास में ग्राम ग्राम में जो मास होगा, उसमें अगर हम नंबर देंगे तो इतने सारे नंबर्स हो सकते हैं मिनिमम में। सिमिलरली अदर कांस्टेंट सच एज प्लैंक कांस्टेंट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, चार्ज ऑफ पार्टिकल्स हैं, ईटीसी इन्वॉल्व नंबर्स ऑफ द एबव मैग्नीट्यूड। तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्लैंक कांस्टेंट को देखते हैं जिसकी वैल्यू 6.634 इंटू 10⁻⁻34 होती है, अगर आप उसको लिखोगे 34 जीरो कैसे लिख पाओगे 1 के अपॉन में? तो इतना बड़ा लार्ज नंबर को लिखना बहुत टफ हो जाएगा। उन्होंने कहा चार्ज ऑफ पार्टिकल्स पर, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 19 जीरो आ रही हैं। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ तो मतलब कि 8 जीरो आए। तो इतने बड़े बड़े टर्म को आप कॉपी में बार बार लिखोगे तो ओबियसली कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो सकती हैं या फिर लिखने में बहुत परेशानी होगी। तो उन्हीं चीजों को सरल रूप में लिखने के लिए उसने साइंटिफिक किसका यूज किया, साइंटिफिक नोटेशन का। तो अब उन्होंने लिखा है कि इट मे लुक फनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मेनी जीरोस, बट इट ऑफर्स अ रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विद सच नंबर्स। उन्होंने कहा कि अगर हम इतने बड़े नंबर्स को बार बार अपनी कॉपी में लिखते हैं तो रियलिटी में आप देखोगे तो लगेगा सच में कि यह एक तो क्या एक बहुत बड़ा फनी फनी टाइप का लगेगा, यार इतने बड़े बड़े नंबर लिखना है। या फिर अगर हम इनको सिंपल वे में लिखना चाहते हैं तो ये बहुत सच में रियल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, आपने जोड़ना है, सब्सट्रैक्शन घटाना है, या फिर गुणा करना है, या फिर डिवाइड करना, भाग देना है, तो इतने सारे नंबर्स को बार बार लिखना, उनको डिवाइड करना, कैलकुलेशंस को फिर से लिखना, बार बार रिपीट करना, तो ओबियसली कि भाई कहीं ना कहीं गलतियां हो सकती हैं और अजीब टाइप का फील होगा। तो यू कैन राइट एनी टू नंबर्स ऑफ द एबव टाइप एंड ट्राई एनी वन ऑफ द ऑपरेशंस यू लाइक टू एक्सेप्ट एज अ चैलेंज। तो उन्होंने कहा कि अब इन सबको रखने के लिए हम एनी टू नंबर्स ऑफ द एबव टाइप एंड ट्राई, तो इसमें इतनी जो बड़ी नंबर हैं उनको हम किसी दो टर्म के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऑपरेशंस के लिए। यू लाइक टू एक्सेप्ट एज अ चैलेंज, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड देन यू विल बी रियली अप्रिशिएट द डिफिकल्टी इन हैंडलिंग सच नंबर, और ये आपको रियलाइज होगा कि सच में रियली ये वास्तविकता है कि ये इतने सारे नंबर्स को हैंडलिंग सच नंबर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपको।
तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। एक्सपोनेंशियल टर्म इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10 की पावर n। तो उन्होंने कहा इस प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम टर्म्स को n इंटू 10 की पावर n के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेयर स्मॉल n इज एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज एंड n इज अ नंबर, कैपिटल N इज अ नंबर व्हिच वेरीज बिटवीन 1.00 एंड 9.999। तो उन्होंने और भी हो सकता है आगे देखो। तो उन्होंने कहा कि जहां जो a 10 की पावर में स्मॉल n लिखा है ना एक्सपोनेंट के रूप में, तो ये जो होता है आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में टर्म होते हैं। जैसे 34 लिखा हो सकता है, 10 लिखा हो सकता है, 10 लिखा हो सकता है, 1 लिखा हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, और आगे माइनस भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो जैसे लिखा है, या नेगेटिव में भी वैल्यू हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है। अब उन्होंने कहा एंड कैपिटल N इज अ नंबर कॉल्ड डिजिट टर्म। तो और कैपिटल N है जो भी एक नंबर है जिसको 1.00 करके लिख सकते हो, 9.9 आप कुछ भी लिख सकते हो कितनी भी दूरी तक। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल के रूप में लिखा है, देखो हम देखते हैं कि 10 बी कैन राइट 2.232.508 एज 2.32508 इंटू 10 की पावर 2 इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपके पास एक नंबर है, उसने कहा कि 232.508 नंबर दिया गया है और आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो उन्होंने कहा कि भैया डेसिमल जो है दो टर्म खिसका दो। किस साइड में, देखो राइट में था, हम लेफ्ट में लेके आए, 32 के बाद आए तो लेफ्ट की ओर चले। तो जब हम लेफ्ट की ओर जितने टर्म खिसकाए हैं डेसिमल को, उतना ही 10 के पावर में पावर आ जाती है। 10 के बेस 10 रहता है, उसके रूप में उतने ही नंबर्स की पावर आती है। देखो जैसे 2 टर्म खिसकाए, 1 2, तो 2 ही पावर आ गई इन साइंटिफिक नोटेशन के रूप में, और दशमलव यहां आ गया। नोट दैट व्हाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी रिमूव्ड टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस एंड सेम इज द एक्सपोनेंट 2 ऑफ 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन। उन्होंने कहा कि ये याद दे रखने वाली बात है कि हमने डेसिमल को लेफ्ट साइड में 2 प्लेसेस खिसकाया है। सेम इज द एक्सपोनेंट 2, तो उसी प्रकार से 10 की पावर 2 आ गई है साइंटिफिक नोटेशन के रूप में, क्योंकि हमने ये डेसिमल जो था भैया वो 32 के बाद लगाया, यानी कि लेफ्ट की ओर लेके आया। और आपको याद रखना है कि ये आगे पॉजिटिव लिखा हुआ है इस पे। जब आप लेफ्ट से राइट चलते हो, आप देखिए लेफ्ट है ये राइट है, राइट से लेफ्ट की ओर आए, सॉरी राइट से लेफ्ट की ओर आए, देखो लेफ्ट की ओर आप शिफ्ट हुए तो पॉजिटिव में आएगा। अब देखो नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि सिमिलरली 0.00016 कैन बी रिटन एज 1.6 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो डेसिमल जो था वो कितने अंक खिसकाए उन्होंने, 1 2 3 4, 3 जीरो और 1, मतलब 4 टर्म जो थे उन चार डिजिट जो है जीरो शिफ्ट हुआ है, किस तरफ हुआ है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो ये आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर 4 तो आना चाहिए था, बट प्रॉब्लम यहाँ पे कि माइनस क्यों है। तो ये आपको याद रखना है, आप कॉपी में लिख लो बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हो तो पॉजिटिव में आता है उतने ही 10 की पावर में, और अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट होते हो, जितने भी डिजिट आप शिफ्ट होते हो, तो उतना ही 10 की पावर में माइनस में आता है। देखो जैसा कि हियर द डेसिमल हैज टू बी मूव्ड 4 प्लेसेस टू राइट एंड -4 इज द एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो उन्होंने कहा कि भैया जो डेसिमल है हैज टू बी मूव्ड 4 प्लेसेस, राइट की ओर खिसका तो -4 जो है वो एक्सपोनेंट के रूप में आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। While performing mathematical operations on numbers expressed in scientific notations, the following points are to be kept in mind। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं और नंबर को एक्सप्रेस करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के रूप में, तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो माइंड में याद रखने पड़ते हैं। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं जिनको हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पहला पॉइंट आपका आता है कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। देखो उन्होंने कहा अगर हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हमने लिखा, देखो 5 पॉइंट इंटू 10 की पावर 5 हो गया, ये 8 हो गया। अब उन्होंने क्या क्या करना है, या तो हम मल्टीप्लिकेशन करें यानी कि गुणा करें, या फिर हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, या तो हम डिवाइड करें। इन दोनों में से कोई सा भी टर्म लेते हैं तो दीज टू ऑपरेशन फॉलो द सेम रूल्स विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स। इट मींस देखो उन्होंने क्या कहा कि भैया ये दोनों रूल जो होते हैं वो सेम ही रूल को फॉलो करते हैं, दोनों ऑपरेशंस जो होते हैं वो सेम ही रूल को फॉलो करते हैं, विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स, जो कि एक्सपोनेंशियल नंबर के रूप में। देखो कैसे दिखाया उन्होंने एग्जांपल में कि 5.6 इंटू 10 की पावर 5 है, 6.9 इंटू 10 की पावर 8 है। तो सिंपल इन दोनों टर्म का आगे का गुणा किया आपने और आपको ऑप्टेन यहाँ पे देखो गुणा किया, और यहाँ पे देखो 10 की पावर 5 प्लस 8 कैसे आया। अगर ये याद रख लो, फिर से मैं बोल रहा हूं ये नंबर याद रख लो, आपको रूल याद रख लो कि जब भी 10 की पावर में कोई भी टर्म लिखे होंगे, डिजिट लिखे होंगे, अगर उनमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यानी कि गुणा किया जा रहा है,
तो हमेशा 10 के पावर में लिखी हुई जो घातें होती हैं वो आपकी ऐड हो जाती हैं, यानी कि जो पावर होता है उनका एडिशन होता है। देखो 8 5 13 हो गया भाई, 8 + 5 = 13, और इनका मल्टीप्लाई हो गया। पॉइंट दशमलव कितने, डेसिमल कितने अंक के बाद था, 2, 6 और 9, तो यहाँ पे 2 अंक बाद आ गया। अब देखो यहाँ पे 8.64 × 10⁻13 आया है। अब हम देखो कहां की ओर जा रहा है, लेफ्ट से, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर 1 शिफ्ट हुए तो पॉजिटिव में एक टर्म डिजिट शिफ्ट हुआ। देखो एक टर्म डेसिमल शिफ्ट हुआ, 8 के बाद लगा, यानी कि लेफ्ट की ओर आया, अब तो पॉजिटिव में आ गया, 1 बढ़ गया, 10⁻14 हो गया। ये आपका 10⁻14 आंसर आ गया तुरंत। क्यों? क्योंकि एक टर्म हम लेफ्ट से, राइट से लेके लेफ्ट की शिफ्ट हुए। अब देखो उसने कहा कि भाई ये टर्म दिया उसने 9.8 × 10⁻² है और 2.5 × 10⁻6 है। तो अगर आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा रखा है उसने, तो याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन है आपके बीच में, तो 10 की पावर में जो भी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। -2 -6 यानी कि -8 हो गया। देखो ये आंसर आया जो माइनस के, देखो ये इसने लिखा, ये यहाँ पर -2 -6 -8 हो गया, और इनका मल्टीप्लाई किया तो 24.50 आया। अब उसने एक टर्म इधर को खिसकाया तो प्लस में एक आएगा, क्योंकि लेफ्ट से आप राइट से आप लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। देखो डेसिमल 4 के बाद आ रहा है, यानी कि राइट से आप लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो पॉजिटिव में एक बढ़ना चाहिए था, क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट हुआ है डेसिमल। जब आप एक -8 में प्लस का एक जोड़ेंगे तो घट के -7 आ जाता है। तो कितना आ जाता है भैया, -7 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कैसे डेसिमल शिफ्ट हो रहा है, कैसे पावर जनरेट हो रही है। अगला उसने क्वेश्चन दिया, वो उसने लिया है डिवीजन का। देखो 5.5 2.7 × 10⁴ नीचे और माइनस में 3 ऊपर है। तो जब भी आप 10 की पावर को, मैं जितनी भी, अगर 10 को आप ऊपर ले जाते हो, क्योंकि भाई हमें तो भाई मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो जब भी आप ऊपर ले जाते हो तो यहाँ पे पावर के आगे जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जब ऊपर से आप नीचे, नीचे से आप ऊपर ले जाते हो, या नीचे से आप ऊपर आओगे, या ऊपर से नीचे लेके आओगे, तो साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। देखो प्लस में 4 थे, ऊपर गए तो माइनस में 4 आ गए, और 5.5 को 2.7 से डिवाइड किया तो 0.4909 बच गया, और ये ऊपर गए तो -4 माइनस में हो गया, -3 हुए तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 7 ऑप्टेन हो गया। अब देखो दशमलव को उसने एक अंक के बाद लगाया है, दशमलव को उसने एक अंक खिसकाया, किसकी ओर खिसकाया, राइट साइड में खिसकाया। पहले हम लेफ्ट साइड में खिसकते थे, जितने डिजिट तो उतने ही पॉजिटिव में जुड़ जाते थे 10 की घात के रूप में। अब उसने क्या किया भैया कि लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट हुआ, तो माइनस में शिफ्ट, माइनस में एक टर्म शिफ्ट हुआ, यानी कि 0.4 था, 0.4 था तो 4 पॉइंट हो गया, 4.909 हो गया। तो जो डेसिमल था वो राइट शिफ्ट में, राइट साइड में शिफ्ट हुआ है 1 टर्म, 1 डिजिट, तो एक माइनस में बढ़ जाएगा और माइनस के 8 हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब उसने कहा कि भैया या तो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, या तो हम जोड़ और घटाना हो सकता है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और भाग था, नीचे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है। फॉर दीज टू ऑपरेशंस फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट। अब इन्होंने कहा कि भैया अगर आपको एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो 10 की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए। 10 की पावर कैसी होनी चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 की पावर -2 यहाँ पे और यहाँ पे 6 चल रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 चल रहा है। नहीं, तीन, दोनों के दोनों या तो 3 3 हो, दोनों के दोनों या तो 4 4 हो, दोनों के दोनों या तो 6 6 हो, या 2 2 हो, यानी कि सेम होना चाहिए। ये रूल कब फॉलो होता है, जब आप एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। आफ्टर दैट द कोफिशिएंट, मतलब डिजिट टर्म्स, आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड एज द केस में बी। अब उन्होंने कहा जब पावर सेम हो जाएंगी 10 के पावर के फॉर्म में, तो फिर हम उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल आप करेंगे तो समझ में आएगा आपको। 10 फॉर एडिंग 6.65 × 10⁴ एंड 8.95 × 10⁻3। तो यहाँ पे देखो कि इसकी पावर 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 3 है, लेकिन हमें इनका क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग करना है, तो मैंने 10 की पावर इक्वल बनाना पड़ेगा। एक्सपोनेंट इज मेड सेम फॉर बोथ द नंबर्स। देखो उसने लिखा भी है कि भैया एक्सपोनेंट आपको सेम बनाना पड़ेगा अगर ऐड करना है तो। 10 की पावर में जो 10 के रूप में जो पावर है उन्हें सेम करना पड़ेगा। 10 बी गेट 6.65 × 10⁴ प्लस 0.895 × 10⁴। देखो उसने क्या किया, इसको 4 ही रहने दिया, इसको 4 में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो राइट से हम लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव में बढ़ती है, पहले हम देख के चले आ रहे हैं ऊपर, तो 3 था तो +4 हो गया। अब इनको आपस में उसने जोड़ दिया तो ये 7.54 आ गया, और ये ऊपर की जो घातें थी वो कॉमन ले लें, 10⁴ आ गई। देखो यहाँ पे उसने कॉमन लिया और यहाँ पे इन दोनों टर्म को जोड़ दिया तो ये बच गया आपका, देखो ये आ गया। अब उसने कहा कि भैया हमें सब्सट्रैक्शन करना है, उसने एक सब्सट्रैक्शन का भी एग्जांपल दे दिया कि 2.5 × 10⁻⁴ है, 4 -4.4 × 10⁻3। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। अब उसने क्या कहा, क्या किया भैया, लेफ्ट से फिर से राइट की ओर शिफ्ट किया, इस वाले टर्म में, देखो इस वाले डिजिट में 0.48 कर लिया, तो माइनस का 1। अब
प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर पढ़ा भी हमने देखा भी है कि लेफ्ट से अगर हम राइट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट से अगर राइट से अगर डेसिमल, राइट से अगर डेसिमल लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव में पावर बढ़ती है, जितने डिजिट आप शिफ्ट होंगे उतने ही डिजिट बढ़ेंगी। तो यहाँ पे +1 ऐड हो गया तो -3 से -2 हो गया, इनको आपस में उन्होंने सब्सट्रैक्ट किया और पावर को कॉमन लेके जैसे की थी वैसे ही लिख दिया। अब बात आती है, दूसरी बात आती है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज, तो देखो क्या होता है, अब वो तो था साइंटिफिक नोटेशन जो हो गया, अब दूसरा टर्म आया उन्होंने कि भाई अनसर्टेनिटी को और शॉर्ट करने के लिए काम करते हैं कि मेजरमेंट अच्छे से हो, इसके लिए एक टर्म और दिया उन्होंने कि सिग्निफिकेंट। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज amount of uncertainty associated with it because of limitations of measuring instrument and the skill of person making the measurement। अब देखो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट में फिगर में क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर में या तो आपका जो मेजरमेंट किया जाता है या तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो सकती है, कोई भी अगर त्रुटि आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, या फिर उस पर्सन पर डिपेंड करती है, जो पर्सन मेजर कर रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हो सकता है कि उसकी स्किल्स अच्छी ना हो, या वो रीडिंग ले रहा है तो रीडिंग सही से ना ले पाता हो, या सॉल्यूशन बना रहा है तो वो सॉल्यूशन सही से ना बना पाता हो। तो ये जो अनसर्टेनिटी जनरेट होती है वो जनरेट होती है पर्सन के थ्रू, किसके द्वारा, पर्सन के द्वारा। और दूसरी अनसर्टेनिटी आती है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशन है कि भाई हम 10 ही ग्राम तौल सकते हैं, आपको 15 ग्राम चाहिए था, तो या वो रीडिंग सही नहीं बता रहा है या सही से बे नहीं कर पा रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अनसर्टेनिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन, उन्होंने कहा कि देखो हम एक एग्जाम्पल देके समझते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन यूजिंग अ प्लेटफॉर्म बैलेंस एंड इट कम्स आउट बाई 9 ग्राम। उन्होंने कहा कि हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास बे किया किसी प्लेटफॉर्म बैलेंस पे और उसका मास जो आया 9.4 ग्राम आया। ऑन मेजरिंग द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन एन एनालिटिकल बैलेंस, और उसने कहा कि इसी ऑब्जेक्ट का मास हम एनालिटिकल बैलेंस पे मेजर करते हैं तो द मास ऑब्टेन इज 9.4213 ग्राम, तो हमें 9.4213 ग्राम ऑब्टेन होता है। तो द मास ऑब्टेन्ड by an analytical balance is slightly higher than the mass obtained by using a platform balance। यानी कि हमने जो प्लेटफॉर्म बैलेंस पे जो बैलेंस किया था उसमें सिर्फ 9.4 आ रहा था, लेकिन जब हमने एनालिटिकल बैलेंस पे किया तो 9.4213 ग्राम, इतना ज्यादा आया जो कि कुछ कम दिखा रहा था। ये अनसर्टेनिटी रह गई दोनों के मेजरमेंट में, से हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो देयरफॉर डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल इन द मेजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टेन। तो उन्होंने कहा कि भाई जब हमने प्लेटफॉर्म पर बैलेंस के द्वारा उसे बे किया तो उसमें तो अनसर्टेनिटी नहीं आई, लेकिन जब हमने एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा किया तो डेसिमल के फॉर्म में मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी ऑब्टेन हुई। तो द अनसर्टेनिटी इज द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उन्होंने कहा कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू में जो भी अनसर्टेनिटी आती है उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर्स के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट विच आर नोन विद certainty plus one which is estimated or uncertain। The uncertainty is indicated by writing the certain digit and the last uncertain digit। तो उन्होंने ये कहा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं वो मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण डिजिट्स होते हैं, विच आर नोन एज विद सर्टेन, जिन्हें हम सर्टेन के द्वारा भी लिखते हैं, प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। देखो सिग्निफिकेंट नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम सर्टेन प्लस अनसर्टेन दोनों टर्म्स को लिख करके दिखाते हैं। तो प्लस 10 अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड लास्ट अनसर्टेन डिजिट। तो उन्होंने ये कहा कि जो सर्टेन डिजिट्स होते हैं उन्हें हम, जो अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द बाय द सर्टेन डिजिट, जो अनसर्टेनिटी होती है उसे हम सर्टेन डिजिट के द्वारा लिखते हैं एंड लास्ट अनसर्टेन डिजिट, और अनसर्टेन डिजिट के द्वारा लास्ट में। देखो जैसे कि एग्जांपल में समझ में आएगा कि 10 इफ वी राइट आर रिजल्ट एज 11.2 ml, अगर हमारे पास मान के चलो कि 11.2 ml एक नंबर लिखा हुआ है, बी से द 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन। तो उन्होंने कहा कि इसमें 11 जो है वो तो सर्टेन नंबर है एंड 2 इज अनसर्टेन, दो जो है वो अनसर्टेन नंबर लिखा हुआ है 2, यानी कि डेसिमल के बाद का जो 2 है वो अनसर्टेन है एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी +-1 इन द लास्ट डिजिट। और उन्होंने कहा कि भाई जो लास्ट वाला आपका डिजिट होगा उसमें +-1 की अनसर्टेनिटी हो सकती है या होगी, unless otherwise stated an uncertainty of +-1 in the last digit it always understood। तो उन्होंने कहा ये हम मान के चलते हैं कि जो लास्ट का अनसर्टेन आपका डिजिट है उसमें +-1 का अंतर चल सकता है। There are certain rules for determining the number of significant figures there are stated below। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ रूल दिए गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जिनको हम नीचे देखते हैं।
ऑल नॉन जीरो। तो अब इन देखो यहाँ पे रूल से हमें पता चलता है कि हम काउंट कैसे करेंगे कि कोई सा नंबर लिखा हुआ है कि कितने उसमें सिग्निफिकेंट नंबर हैं और कितने नहीं है। तो ये सारे रूल जो 4-5 दिए गए हैं वो सिर्फ यही को बताते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि पहला रूल क्या बोलता है। पहला रूल बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो उसने कहा कि भाई जितने भी नॉन डिजिट नंबर होंगे, नॉन जीरो नंबर होंगे जिनमें कोई जीरो नहीं है, वो सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 285 सेंटीमीटर देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इन 0.25 ml देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो 285 में जीरो तो कहीं नहीं लगा, तो ये तीनों के तीनों उसने ऊपर भी लिख रखा है ऑल नॉन जीरो डिजिट। तो 285 जितने भी ये तीनों नंबर हैं, ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एंड इन 0.25 ml में जीरो है, जीरो पॉइंट के इस साइड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में है, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। तो आपको याद रखना है कि जीरो फिर पॉइंट लगा के जितने भी नंबर हैं वो तो आपके होंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स, और नॉन जीरो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। Zeros preceding to first non-zero digits are not significant. Such zero indicates the position of decimal point. Thus, देखो 0.03 has one significant figure and 0.0052 has two significant figures. तो उन्होंने कहा कि अगर कोई टर्म है जीरो पहले लिखे हुए हैं तो उनको हम काउंट नहीं करते। देखो जैसे एक एग्जांपल से हमें समझ में आ रहा है, देखो आप एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हो। जैसा कि उन्होंने दिया कि भाई हमारे पास 0.003 नंबर है, अब इसमें जीरो दोनों के दोनों एक नॉन जीरो डिजिट के पहले लगे हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों उसने काउंट नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा देखो जैसे कि इस एग्जांपल में 0.00 जीरो पहले हैं 52 के, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं तो इनको भी काउंट नहीं किया जाए। इसमें सिर्फ कितने हैज टू सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। और तीसरा रूल क्या बोलता है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दस 2.005 हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। उन्होंने कहा कि जीरो जितने भी हैं अगर वो डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। कैसे? एग्जांपल के लिए 2.005 हैज फोर सिग्निफिकेंट नंबर, फोर सिग्निफिकेंट नंबर्स को रखता है। कैसे कि 2 और 5 के जो रहे जो नॉन जीरो डिजिट है ना, और इनके बीच में ये आ रखे हैं, इन दोनों के बीच में है, तो जिसकी वजह से नॉन जीरो डिजिट के जो बीच में जीरोस होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. For example, उन्होंने कहा कि अगर जीरो है ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, तो उन्होंने कहा कि कोई नंबर है उसके बाद पॉइंट और उसमें पॉइंट भी लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने, देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती है हमें चीजें। देखो उन्होंने कहा 0.200 नंबर, ये संख्या लिखी है, 0.200 संख्या लिखी हुई है और इसके पहले एक पॉइंट लगा हुआ है और पॉइंट के बाद 2 है, फिर इसके बाद 00 आए हैं, तो ये सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट किए जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट होंगे। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर उन्होंने कहा कि भाई नॉन जीरो टर्म है और उसके बाद उसमें कोई डेसिमल नहीं है और उसके बाद जितने भी जीरो होंगे वो आपके नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट किए जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 100 हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर्स बट 100 बट पॉइंट आ गया हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 1.00.4 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो क्या हुआ इसमें, उन्होंने कहा कि अगर 100 है, कोई डेसिमल नहीं है और नॉन जीरो टर्म के बाद भी जीरो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर पॉइंट आ गया तो देखो 100 पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ये, तो ये दिखा रहा है कि भैया इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर 100.0 है तो इसमें 4 जीरो होंगे। सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन एक्सप्रेस द नंबर्स 100 as 1 into 10 to the power 2 for one significant figure एंड 1.0 साइंटिफिक नोटेशन के रूप में अगर हमें लिखना है जैसे 100 को, तो क्या होगा, तो 1 into 10 की पावर 2 आ जाएगा। भाई 2 जीरो है, इंटू होगा 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में हम लिख सकते हैं। या फिर इसको हम अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 1.0 into 10 की पावर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें इसमें आप देखोगे कि केवल फॉर 1 सिग्निफिकेंट फिगर किया जा रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट आ गया और फिर जीरो लगाया, तो इसने कहा भाई यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा एंड 1.00 into 10 की पावर 2 है तो फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया, दशमलव आ गया, जिसके हम ऊपर वाले रूल में भी पढ़ के आए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम
कि काउंटिंग द नंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स और 20। हमने कहा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एग्जांपल की उसने कहा कि 2 बॉलें हैं और 20 अंडे हैं, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस एज दीज आर एग्जैक्ट नंबर्स एंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल, इट मीन दैट इतने इतने इतने। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम उसको काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स को लिख सकते हैं इनके, या फिर उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। कैसे? जैसे दीज आर एग्जैक्ट नंबर, जैसे ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर और जीरोस आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल, इट मीन दैट 2 पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 को अगर हम चाहें तो 2.00 और 20 को हम चाहें 20.000 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो के, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना भी जीरो आएगा उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि संख्या तो सिर्फ 20 काउंट की जाएगी ना। अगर 2 है, 2 के बाद में पॉइंट लगाया और कितना भी जीरो रख दूं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ नंबर तो 2 ही काउंट किया जाएगा। नहीं, 20 बॉल थी 20 रहेंगे, 20 एग थे 20 रहेंगे, और 2 बॉल थी वो 2 ही बॉल रहेंगी, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद इन नंबर से। लेकिन बस सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाता है, जैसा कि रूल बताता है हमें। इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशंस all digits are significant. This means that 4.01 into 10 power has 3 significant figures and 8.256 has 4 significant figures। क्योंकि देखो इसमें तो 4 significant figures होने ही हैं। क्यों होने? क्योंकि सारी की सारी नॉन जीरो हैं। अब इसमें देखो 4.03 क्यों? क्यों 4.01 जीरो जो है वो दो नॉन डिजिट जीरो के बीच में है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। और 10 की पावर में जो लिखे इनको काउंट नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट नंबर्स में। ये हम याद रखना पड़ेगा। ये एग्जांपल हम देखते ही चले आने। देखो जैसे कि इसमें है, इसमें देख रहे हो 2 है तो भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये रूल है जो आपको यार याद करने पड़ते हैं, याद करना पड़ेंगे आपको। अब इसके बाद however one would always like the result to be precise and accurate। अब इसके अलावा क्या होता है कि हम हमेशा कोई रिजल्ट लेते हैं तो उसमें दो टर्म यूज होते हैं, जैसे कि या तो एक्यूरेट या फिर प्रिसाइज। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर ऑफ्टन रेफर टू व्हाइल वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट। प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है अक्सर व्हाइल वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट, हम इन जब कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसके बारे में कहने के लिए इस टर्म को रेफर किया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। देखो कैसे कहा जाता है, उनका मतलब यूज कहाँ किया जाता है। प्रिसीजन refers to the closeness of various measurement for the same quantity, for the same quantity के लिए। however accuracy is the agreement of a particular value to true value of the result। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, मान के चलो ठीक है, और अगर हम उसको मेजर करते हैं, मान के चलो उन्होंने कहा कि भाई पहले से कोई वैल्यू है और हम कोई मेजरमेंट करते हैं भाई, और उस वैल्यू की अगर क्लोजनेस वैल्यू आ रही है, ऑब्टेन हो रही है हमें, तो उसे हम प्रिसीजन बोलते हैं। और अगर वही वैल्यू एक्यूरेट हमें प्राप्त हो रही तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। मान के चलो, देखो एग्जांपल से समझ में आएगा कि फॉर एग्जांपल इफ द ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट इज 2। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वैल्यू है जो कि 2 ग्राम दी गई है, एंड स्टूडेंट ए टेक्स 2 मेजरमेंट एंड रिपोर्ट द रिजल्ट्स एज 1.95 ग्राम एंड 1.93 ग्राम। उन्होंने कहा कि एक स्टूडेंट है जो मेजरमेंट करता है, मान के चलो हमारे पास, हमने कहा पहले से एक मास है ऑब्जेक्ट का, तो 2 ग्राम दिया है, और उसने कहा और कहा गया कि लैब में आप जाइए और इस मास को मेजर करिए। तो एक स्टूडेंट करता है तो वो 2 रिजल्ट लेता है, तो जिसमें से उसे एक बार 1.95 ग्राम ऑब्टेन होता है और एक 9.13 ग्राम ऑब्टेन। दीज वैल्यू आर प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नॉट एक्यूरेट। तो उससे पता चलता है कि भाई ये जो दो वैल्यू आई 1.95 एंड 1.93 ये एक दूसरे के पास पास तो है, क्योंकि 0.2 का ही तो डिफरेंस है। पॉइंट 1.93 में आप 0.2 जोड़ोगे तो 1.95 वो ऑब्टेन ही होगा। तो भाई इन दोनों में क्या हुआ कि सिर्फ अंतर कितने का रह गया? अंतर सिर्फ 0.2 का रहेगा। तो ये उन्होंने कह दिया कि भाई क्लोज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जब इनका आप एवरेज लोगे तब 2 नहीं आएगा। एवरेज अगर इनको दो को जोड़ोगे, एवरेज का मतलब होता है दोनों संख्याओं का जोड़ना और जितनी संख्या है उनसे डिवाइड करना। जैसे 2 है, 2 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज वैल्यू 2 नहीं आ रही। तो ये सिर्फ क्लोज है, एक्यूरेट नहीं है। अनदर स्टूडेंट बी गया, उसने कहा भाई एक स्टूडेंट और है, हमने कहा भाई बी को ले जाते हैं लैब में, उनसे वो बी करवाया। तो बी रिप्रेजेंट्स द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन्स 1.94 ग्राम एंड 2.05 ग्राम एज द रिजल्ट फॉर 2 मेजरमेंट्स। अब वो मेजर करता है तो उसे ऑप्टेन क्या क्या वैल्यू थी, उसने कहा भाई 1.94 ग्राम ऑप्टेन हो रहा है और 2.05 ग्राम हो रहा है। 2 रिजल्ट लिए उसने एज अ रिजल्ट फॉर 2 मेजरमेंट्स के लिए। दीज ऑब्जर्वेशन आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस देखो आप कितने का है, 0.6 का नहीं 0.11 का है। भाई ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो ये वैल्यू ना तो एक दूसरे के क्लोज आ रही है और ना ही एक्यूरेट है, क्योंकि हम इनका एवरेज लेंगे तब भी वैल्यू 2 नहीं आएगी, तब भी 2 वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो रही है। तो वैन थर्ड सी स्टूडेंट, अब उन्होंने कहा भाई एक स्टूडेंट और लेते हैं, सी लेते हैं, रिपीट द दीज मेजरमेंट एंड रिपोर्ट्स 2.01 एंड
ग्राम एंड 1.99 ग्राम एज द रिजल्ट। तो अब सी जो गया उसने रिजल्ट लिया तो उसने ऑब्टेन किया कि 2.01 ग्राम आ रहा है और 1.99 ग्राम आ रहा है एज द रिजल्ट के रूप में। तो दीज वैल्यू आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, दिस कैन बी मोर प्रिसाइज मोर क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 0.4। तो अब इनका देखो, इन दोनों के बीच में 0.2 का डिफरेंस है, तो ये प्रिसाइज तो हो ही गया क्योंकि 0.2 का डिफरेंस है, लेकिन जब आप इनका एवरेज लेते हो तो ये वैल्यू जो होती है, ये दोनों वैल्यू इनका एवरेज भी इक्वल टू आ जाता है। देखो जैसे कि टेबल में मेंशन किया उसने, ए वैल्यू स्टूडेंट ए ने 2 वैल्यू ली, इनमें एवरेज 1.94 आया। बी की जो 2 वैल्यू ली गई थी इनका एवरेज 1.995 आ रहा है, लेकिन जो सी ने जो वैल्यू ली उनका एवरेज 2 आ रहा है। तो ये वैल्यू आपकी प्रिसाइज भी है क्योंकि इनमें 0.2 का डिफरेंस है, 2.01 में और 1.99 में, और एवरेज एक्यूरेट वैल्यू जो 2 थी शुरू में, देखो ये 2 थी ना शुरू से, हम जहां से लेके चले थे कि भाई यहाँ पे 2 ग्राम दिया था ना उसने, ये 2 ग्राम, तो 2 भी आ रहा है, इसलिए ये दोनों दो की दोनों वैल्यू 2.01 और 1.99, ये दोनों की दोनों आपकी प्रिसाइज भी हो गई और एक्यूरेट भी वैल्यू हो गई हैं। अब बात आती है कि अब कुछ और देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ ये वाला पॉइंट और देख लेते हैं कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उन्होंने कहा कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें दिए गए हैं, अब इनका हम या तो एडिशन देखते हैं और या फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाना देख लेते हैं। दिस रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। उन्होंने कहा कि भैया हम डेसिमल के बाद जितने एक्चुअल नंबर दिए गए होंगे किसी संख्या में, देखो जैसे इसमें देखो 0.11 है, 0.0 है, 1.012 है, तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने आ रहे हैं, इन तीनों में 3 डिजिट आ रहे हैं, 0.12 तक आ रहे हैं ना 3 डिजिट। तो इसमें सिर्फ 3 डिजिट ही मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। ये उसने लिखा है कि द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जितने भी 3 डिजिट दिए गए वो डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं हो सकते, ओरिजिनल जितने नंबर्स हैं उनसे ज्यादा नहीं लिख सकते आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में। देखो एग्जांपल से और क्लियर होता है यार, 18 हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट व्हिच इज दिस इज 31.1। तो अब देखो, तो अब हमें लिखना कैसे है, देखो मैक्सिमम सबसे छोटा नंबर देखो 18.0 आ रहा है, इसके बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक है। तो आपको जो आंसर लाना है इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो रूल लिखा है कि भैया सिर्फ आपको ऐसी संख्या बनाओ कि जिसमें दशमलव जो है सिर्फ 1 ही, दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक रह जाए। इसमें तो 2 है, इसमें 3 है, लेकिन हमें सिर्फ एक अंक तक ही लेके जाना है। देखो कैसे लेके जाना है, 31.1 सिर्फ एक ही डिजिट तक हमें लेके जाना है जो आंसर होगा। तो आपका एक्चुअल आंसर जो होगा वो ये होगा, क्योंकि हम इस रूल को फॉलो करके चल रहे हैं जैसा कि बुक में लिखा होगा। भाई मैं बिल्कुल बुक का ही पढ़ा रहा हूँ यार, आप लोगों को जो बुक बोल रही है वही पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। तो अब अगला पॉइंट आता है कि आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और सिग्निफिकेंट तो इनको भी सब देख लेते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो जाएगा लेकिन ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। देखो इन दीज ऑपरेशंस द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये दो नंबर दिए, उन्होंने कहा हम सबसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखते हैं, 2.5 या 1.25, तो उन्होंने कहा 3.125 आंसर आ गया। सिंस 2.5 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर the result should not have more than two significant figures, thus if it is 3.1। तो उन्होंने क्या कहा कि भैया जो हमें टर्म दिया गया है इसमें सबसे छोटा जो है 2.5 है और वो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट को रखता है, तो हमारा आंसर जो होगा वो सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूप में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये रूल आपको रखना है, ये इस प्रकार से आपको आंसर लाना पड़ेगा। तो ये तो रूल है भाई कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ही जोड़ में था आपका। देखो सबसे छोटी संख्या क्या थी 18.0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 3 है। तो इन्होंने कहा कि दशमलव 18.0 के बाद भी 1 ही 0 होना चाहिए, तो इसमें भी देखो आंसर वही आया था। देखो आंसर ये था 30.1.1, बस यही रखना पड़ेगा क्योंकि ये दशमलव के बाद भी एक ही रख रहा है। उसमें सबसे छोटी देखो 2.5 है, यानी कि सिर्फ 2 टर्म तक आपको जाना है और दशमलव सिर्फ डेसिमल के सिर्फ बाद एक ही टर्म आएगा आंसर में आपके। देखो इसमें भी आया है when limiting the result to the required number of significant figures as done in the above mathematical operations, one has to keep in mind the following points for the rounding of two numbers। तो अब आपको याद क्या रखना है, कुछ उन्होंने रूल दिए हैं जो कि पॉइंट्स हैं जो कि आपको
अपने दिमाग में रखना है बना के एवं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा जो उन्होंने कहा, तो भाई लिमिटिंग द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज डन इन द एवं मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस में, जैसा हमने मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस दिए गए हैं ऊपर, हमने जिसको कि लिखा हुआ है, वन हैज टू कीप इन माइंड, आपको रखना पड़ेगा इन द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर द राइटिंग ऑफ द नंबर्स। नंबर्स को सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूप में लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने पड़ते हैं। इफ देखो अब वो कैसे होंगे, अब देखो ये नंबर्स कैसे होंगे, शिफ्ट कैसे होगा इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स में अगर आपको लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूप में अगर आपको लिखना है। देखो बहुत अच्छे पॉइंट है तीनों की। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, उन्होंने कहा कि अगर राइट मोस्ट डिजिट है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं और वो क्या है आपका मोर देन 5 है, मोर देन 5 से ज्यादा था, प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1, तो प्रीसीडिंग नंबर जो होगा एक के द्वारा बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल इज 1.386 है, इफ वी हैव टू रिमूव 6, उन्होंने कहा कि भाई लास्ट वाला डिजिट है और हमें इसको हटाना है, तो इसके लास्ट वाले नंबर जो इसके बाद जो नंबर होगा, जैसे 8 है तो इसमें क्या चेंजिंग आ गई, अगर वो 5 से ज्यादा है तो इफ वी हैव टू रिमूव 6 वी हैव टू राउंड इट टू 1.93। उन्होंने कहा कि अगर 5 से ज्यादा आता है तो उसमें हम क्या करते हैं भाई, उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। क्यों इंक्रीमेंट हो रहा है देखो, क्योंकि ये 8 जो बच रहा है वो 5 से ज्यादा है, तो 1.39 आ गया। देखो ये आंसर 1.39 आपका आ गया है। कितना आ गया भाई 1.39। आपको याद रखना है कि अगर 6 है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, जो कि 5 से ज्यादा 6 हो 8 हो 9 हो कुछ भी हो, तो उसके पहले जो नंबर होगा प्रीसीडिंग नंबर उसमें 1 का एडिशन हो जाएगा। इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर 5 से कम है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं तो द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल 4.334 if 4 is टू बी रिमूव देन द रिजल्ट इज राउंडेड अप टू 4.33। उन्होंने कहा कि अगर एक हमारे पास संख्या है 4.334 है और अगर हम इसको 4 को रिमूव करना चाहते हैं जो कि 5 से कम है, तो आगे वाला प्रीसीडिंग नंबर जो 3 आ रहा है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है 5 से कम है, या तो 5 से ज्यादा होता तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाता। अब इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, अगर हम जो राइट मोस्ट डिजिट है उसमें वो 5 ही है, एग्जैक्ट 5 है, 5 से कम है तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी प्रीसीडिंग नंबर में, अगर 5 से ज्यादा है तो 1 का इंक्रीमेंट होगा, अगर वो एग्जैक्ट 5 ही है तब क्या होगा, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन नंबर। तो उन्होंने कहा अगर रिमूव करने वाला टर्म 5 ही है तो जो प्रीसीडिंग नंबर होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर वो इवन नंबर है, बट इट इज इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज एन ऑड नंबर, अगर ये ऑड नंबर है तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, इफ 6.35 इज टू बी राउंड बाई रिमूविंग 5, उन्होंने कहा अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि इसमें 5 है लास्ट वाला डिजिट, इसको रिमूव करना है और इसके पहले का नंबर जो है वो आपका क्या है ऑड है, तो इसमें 3 to 4 हो जाएगा, तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 6.4, क्योंकि ऑड है एज द रिजल्ट। हाउएवर इफ 6.25, अगर हमारे पास कोई नंबर है 6.25 है और हमें 5 ही एग्जैक्ट दिया उसको रिमूव करना है, तो इसके पहले जो प्रीसीडिंग नंबर होगा जैसे हम 2 बोलते हैं, ये क्या है आपका एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। देखो आंसर क्या हुआ इसका 6.2 आ जाएगा, और अगर देखो ऑड था इसलिए एक का इंक्रीमेंट हो गया, नहीं तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता। तो ये तो था आपका साइंटिफिक फिगर क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, उनके कुछ रूल्स क्या होते हैं, प्रिसीजन क्या था, एक्यूरेसी क्या था, इन चीजों को हमने पढ़ लिया, दिया क्यों गया था। अगर आगे पीछे शिफ्ट करते हैं तो दशमलव कहाँ लगता है, कैसे पावर्स आती है, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आप इसको रिवाइज करिए, अभी पढ़िए और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस आज का वीडियो में इतना ही।